हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर 1.2a है। इससे पहले 1.2 लेक्चर था और 1.1 बना था। ये 1.2a है क्योंकि 1.2 का ये दूसरा हिस्सा है। 1.2 वाले लेक्चर्स का हम लोग फोर्थ जो पॉइंट था वो रह गया था, उसको हम लोग अभी इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था? क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो भी अब तक पढ़े उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और वैसे ही उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको फुल पूरा एकदम देखिएगा और समझ में आएगा, क्योंकि इस लेक्चर से आपको जेई एडवांस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे आपका एनसीईआरटी भी हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन लेवल से क्वेश्चन हो, चाहे थ्योरी टाइप्स के क्वेश्चन हो, उनको करने का एक अच्छा सा तरीका मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ज़रा, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल टोटली चार्ज पे बेस्ड है, तो ज़रा चार्ज में देखिए, इट बिकम्स due to rubbing process, it becomes due to rubbing process and transfer of electron. Transfer of electron. ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रबिंग प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली हम दो डिफरेंट मैटर्स लेते हैं। हमने क्या लिया था? प्लास्टिक स्केल लिया था, और दूसरा क्या लिया था? ड्राई हेयर लिया था। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्लास्टिक स्केल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, तो इनके बीच में आप जब रबिंग प्रोसेस करेंगे तो उस रबिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम ड्राई हेयर टू प्लास्टिक स्केल। अब इस रबिंग प्रोसेस में ही यहां आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाएंगे। देखिए कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये निगेटिव बॉडी हो जाता है और ये पॉजिटिव बॉडी हो जाता है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या? तीन मासेस हैं, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तीनों का मास m था। ए और बी में हमने रबिंग किया, रब करने के बाद इसका मास m1 हो गया और इसका मास m2 हो गया और इसका मास m ही रहा, क्योंकि उसको रब नहीं किया। हमने रबिंग प्रोसेस किसके बीच में किया? ए और बी में रबिंग प्रोसेस किया। क्या किया? रबिंग प्रोसेस किया। आप एरोस के डायरेक्शंस को समझते रहिएगा, पूरे लेक्चर में बड़ा एरो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। ए और बी में रबिंग प्रोसेस किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका मास m1 हो गया और इसका मास m2 हो गया और इसका मास m ही रहा, क्योंकि वहाँ हमने रबिंग प्रोसेस नहीं किया। तो इन रबिंग प्रोसेस में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया और ये कैसा हो गया? रबिंग प्रोसेस के बाद ये निगेटिव बॉडी हो गया, ये पॉजिटिव बॉडी हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा। तो हमारे पास प्रश्न ये है कि जो T1 टाइम पे mm मास था और T2 टाइम पे m1 m2 m हो गया, तो सर मुझे ये बताइए कि इनमें से किसका मास ज़्यादा है और किसका मास कम है? कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास देखिए क्या क्या है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज वैल्यू भी जानते हैं। सॉरी, यहाँ -31 kg होता है, -19 कूलम होता है, सॉरी यहाँ kg है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये इलेक्ट्रॉन, तो इतना मास मानते हैं कि बहुत नेग्लिजिबल मास है, लेकिन फिर भी अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो इतना मास लेके जाता है। अगर वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर 10⁻+31 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो तो केजीज में चला जाएगा मास। क्लियर होगी बात? उसी तरीके से यहाँ पर जब ये ट्रांसफर हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि m1 का मास ज़्यादा हो गया होगा। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा? जो न्यूट्रल है, जिसपे चार्ज क्या है? चार्ज की वैल्यू 0 है, जिसपे चार्ज की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसने तो अपना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, और इसने दिया था तो इस पे क्या हो जाएगा? इसका मास सबसे कम। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
क्लियर होगी बात। अब एक चीज और देखिए, ये दोनों एक मैटर है। क्या है? ये दोनों मैटर है, और इस मैटर के दो प्रॉपर्टीज या दो कैरेक्टर हमने पढ़े थे, एक था मास और एक था चार्ज। अब आप देखिए जरा इधर कि मैटर का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है? मास होता है। ये पहला कैरेक्टर है और ये दूसरा कैरेक्टर है। तो मास पहले से इसके पास था, लेकिन चार्ज को रबिंग प्रोसेस से क्रिएट किया गया। तो मास है तो चार्ज है, ये कह सकते हैं, लेकिन चार्ज है तो मास है ऐसा कह नहीं सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, और उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया। तो ये समझ में आया? क्लियर है? यानी मास का इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मास जाता है। क्लियर होगी बात? और चार्ज क्रिएट होता है। इसका मतलब कि चार्ज डिपेंड ऑन मास बट मास डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। आगे लिखिए, आगे देखें हम लोग रफ करने से। अब आता है इस लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसका कि आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं, क्वेश्चन आंसर। किसका? क्वेश्चन आंसर का इंतजार करते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक चीज और, मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर पढ़ाने से पहले, जब भी मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ाया है किसी भी बच्चे को स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट टाइम, तो उसको मैंने हमेशा 7 स्टेप्स समझाए हैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए। ये वह 7 स्टेप्स हैं जिनका अगर आप हेल्प लें तो आप बड़े से बड़े कंपटीशन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप बोर्ड एग्जाम्स के भी लेवल को सॉल्व कर जाएंगे, जेई एडवांस, नीट, हर लेवल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किसी बुक का जिसे आप सॉल्व ना कर सकें, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली और लवली। मैं ऐसा क्यों लिखता हूं? इसलिए लिखता हूं कि जब कभी भी, ह्यूमन नेचर भी है कि जब कभी भी आप किसी पर्सन से उससे बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े केयरफुली बात करते हैं, तो वो आपको अपने बारे में बताता है। उसी तरीके से आप क्वेश्चन से भी बड़े प्यार से उसको रीड कीजिए, उससे बात कीजिए। ये सब कुछ जाना पहचाना आप लोग के लिए। तो वो क्वेश्चन आपको अपने बारे में बताएगा, वो बताएगा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे लिए, वो सारी चीज़ें अपने बारे में बताएगा। बट कंडीशन क्या है? आप उसको बड़े प्यार से और लवली तरीके से बात करेंगे, तभी ये जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना है उस क्वेश्चन का, अगर बन सकता है तो। तीसरा, जो उसमें गिवन है उसको लिख लीजिए फर्स्ट। फोर्थ, जो उसमें फाइंड करना है उसको निकालिए। फिफ्थ, फाइंड करने और गिवन के बाद आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा। सिक्स्थ, कैलकुलेशन। सेवेंथ, ऐसा यूनिट का ध्यान। कभी कभी हम ऐसा यूनिट्स को भी ध्यान दें तो बहुत से क्वेश्चन बड़े जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और अगर ऐसा यूनिट आपने आंसर में नहीं लिखा है तो आपके बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। कैलकुलेशन में कभी कभी 2 + 2 4 की जगह 5 भी आप लिखते होंगे। अंडर प्रेशर आपका ये कैलकुलेशन सब बिगड़ जाता है, कितने भी अच्छे कैलकुलेटर हो आप कैलकुलेटर हो तब भी बिगड़ जाएगा आपका, अगर आप अंडर प्रेशर बैठे होते हैं किसी एग्जाम में तब। ठीक है ना? चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका
हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रो कूलम। इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें चार्ज गिवन है 1 माइक्रो कूलम, जिसे क्या लिखते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q इक्वल टू एन, ये हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहां से हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय ई। सॉल्व कर लीजिए, एन इक्वल टू Q कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, क्योंकि नंबर भी एक आपका क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल क्वांटिटी है। तो ये क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आएगी 6 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसको रफ कर दें, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ प्रोटॉन 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge. Okay, so does it means एस सी वर्मा के भी क्वेश्चन हैं भाई इसमें, does it means the charge value of electron is less than proton by 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। क्या आपको इसका आंसर देना है यस और नो में। पूछा जा रहा है अगर प्रोटॉन के पास इतना चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज हो, तो डज इट मीन्स, इसका मतलब द चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन बाय इतना। क्या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज का इतना कम है? ये जो आपसे क्वेश्चन, पॉज कीजिए वीडियो को और जरा सॉल्व करके देखिए, अपने आप से फाइंड कीजिए क्या ये है। चलिए देखें, ये जो वैल्यू है ये कहां से उसने लिखी, ये कहां से उठा के लेके आ गया भाई? इसने ये वैल्यू नंबर लाइन सिस्टम से उठाया, 0 1 2 1 2 -1 -2, इसका हाफ हो जाएगा 1.5 माइनस में, और इससे बस एक की दूरी पे जाएंगे तो -1.6 है ना। यहाँ से इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा +1.5, ठीक है, और ये भी प्लस, ये भी प्लस। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी +1.6, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कितना है? वो 3.2 है। सबके साथ इंटू आप, ये कॉमन है, इस चीज को देखिएगा, ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये 3.2 का गैप है। अगर चार्ज, इफ चार्ज वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी? तो हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि वेक्टर में निगेटिव में आना कम होता है। वेक्टर में अगर आप निगेटिव में हैं तो कम होता है। यहां पे जो माइनस साइन आप देख रहे हैं ना बेटा, ये माइनस और ये प्लस साइन, ये इसके डायरेक्शन को नहीं बताता, ये इसके डायरेक्शन को नहीं बताता, ये इसके किस चीज को बताता है? ये बताता है इसके नेचर को बताता है।
डायरेक्शन को नहीं बताता, नेचर को बताता। अगर डायरेक्शन को बताता तो हम कहते कि इसका आंसर यस है, मानते इस बात को, लेकिन ये किसको बताता है? नेचर को बताता है। तो इसका ये मतलब है कि यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है, जितना भी मैग्नीट्यूड है प्रोटॉन का, उतना ही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये इससे इतना पीछे है तो इससे कम है इतना, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर हम ये सोचते हैं कि ये प्लस माइनस की वजह से इतना गैप हो गया, तो नहीं, ये इसके वैल्यू को नंबर लाइन सिस्टम पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस माइनस शोज द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सो आंसर इज नो। समझ में आया? आगे बढ़े। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, इफ बॉडी gives out 10 to the power 9 electron every second, then how much time is required, how much time is required to get 1 coulomb charge from it? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं हर बार बोलता हूँ, सॉल्यूशन आप लोग अपने से एक बार करने की कोशिश किया कीजिए। इसमें क्या दिया है, अगर एक बॉडी 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड्स निकाल रहा है अपने में से, या निकाल रहे हैं हम लोग उसमें से, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपने क्या नोटिस किया कि एक बार हमको इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है और एक बार, यानी निकलते समय इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है और चाहिए उसको क्या, चार्ज में चाहिए। तो दोनों अलग अलग यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये सिर्फ नंबर है और ये एक चार्ज है। ये इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये क्या है, चार्ज है। तो देखिए हमने पहले क्या बोला था, एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, अगर डायग्राम बनता है तो हम इसको ट्राई करते हैं जरा। देखिए ये एक बॉडी है जिसमें से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में। ये हमसे बताया गया है और हमसे पूछ क्या रहा है कि आप इसमें से निकालिए 1 कूलम चार्ज के लिए टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो टाइम को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए जरा यहाँ पे। टाइम को फाइंड करने के लिए या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज में कन्वर्ट कर लीजिए या चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं दोनों तरीके से आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि हम अभी हर तरीके से सॉल्व करना सीख लेते हैं, आगे चल करके हमारा कैलकुलेशन थोड़ा तेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसको मुझे चार्ज में कन्वर्ट करना है तो Q इक्वल टू एन के फॉर्मूले से हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, एन दिया हुआ है 10 to the power 9 और इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, ये वैल्यू होती है। तो Q कितना हो गया आपका, Q हो गया आपका 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू हो गई। और ये चार्ज पर सेकेंड है, इतना ध्यान दीजिएगा। और ये अब मुझे, यानी मेरा, इससे हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इतना चार्ज 1 सेकेंड में निकल रहा है और टोटल चार्ज इस पे मान लेते हैं 1 कूलम है, कितना है, और इसमें से पूरा चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा। यानी 1 कूलम हमने मान लिया कि उस पे 1 ही कूलम है,
तो उसमें से 1 कूलम निकालने में, पूरा चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज इन 1 सेकेंड, तो टाइम क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज पर सेकेंड। अब इसमें पुट करके देखिए, टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है आपका? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, यही है ना? बिल्कुल। और ये सेकेंड्स में। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि C से C आपका कट जाएगा, C से C आपका कट जाएगा, रह क्या जाएगा? सेकेंड्स ऊपर चले जाएंगे, सेकेंड्स ये जो टाइम है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 10, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, और ये क्या हो गया? इतने सेकेंड्स। ये आपका कैलकुलेशन खत्म। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, आपका टाइम निकल आएगा। क्लियर होगी बात? अब मैं इसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होगा? 0.625 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड्स है ना? आप डेसिमल को एक उधर ले जाएंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स, ये आपका टोटल टाइम आता है। ये टाइम है आपको इसको निकालने में, यानी 1 कूलम चार्ज को निकालने में, यानी अब 1 कूलम चार्ज को निकालने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा। क्लियर होगी बात? अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इलेक्ट्रॉन्स में भी दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स में भी आपको देखिए किसी चीज को अगर निकालना है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि अगर ये एक दीवार है, इस दीवार में कुछ ईंटें लगे हैं और एक लेबर इन ईंटों को एक ईंटा एवरी सेकेंड्स में निकाल रहा है, और हम मान लेते हैं इसमें टोटल 100 है, 100 ईंटें हैं, इसमें 100 ब्रिक्स हैं, और वो एक ब्रिक 1 सेकेंड में निकाल रहा है। तो इसको 100 ब्रिक्स निकालने में कितना टाइम लगेगा? तो दिस ब्रिक्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 100, आप सिंपल सा 100 डिवाइडेड बाय 1 ब्रिक पर सेकेंड, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 100 सेकेंड्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? 100 सेकेंड्स मिलेंगे। अगर दो ब्रिक्स निकालता पर सेकेंड तो यहाँ 50 सेकेंड्स हो जाएगा। सिंपल सा, यानी मेरे को किस पे ध्यान देना है? अगर यहां ब्रिक है तो यहां पे भी ब्रिक्स है। यहां पर अगर आपने कूलम लिया है तो यहां पे भी आपका कूलम ही रहे। ये बात समझ में? अगर यहां आप इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही पुट करते हैं, तो ऊपर वाले को भी इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए मैं अब इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला हमने लगाया, Q इज इक्वल टू NE। तो यहां से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतनी वैल्यू आ गई। ओके, अब यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कितना आएगा? 0.625 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 कूलम। अब हमने यहाँ पे N निकाल रहे हैं ना, तो कूलम हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 कूलम था, कूलम से कूलम कट गया होगा, तो N आ जाएगा आपका 1 कूलम डिवाइडेड बाय दिस मच। तो आपका ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये क्या आ गया? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर आप सिंपल से ऐसे लिखें 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये N की वैल्यू आ गई। अब आपसे ये है, अब इसमें मान लीजिए आपके पास टोटल N इतना है ना? टोटल N इतना है आपके पास, और इसमें से आपका 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और टोटल N कितना है? इतना है। यानी आपके इस पूरे बॉडी में इतना इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस इलेक्ट्रॉन से इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा है। क्लियर होगी बात? तो अब यहां से टाइम कैसे निकलेगा? हमने क्या बोला था? टाइम इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो अब लिखेंगे क्या? मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। अब टोटल चार्ज की जगह लिखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। यहां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड।
टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पे इसको हटाइए, टोटल इलेक्ट्रॉन है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है आपका, यहां नोट कर लिया आपने इसको। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो कट जाएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 और ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू 10⁻⁹ तो ये क्या बचा आपका 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स, ऊपर क्या रह जाता है सेकेंड्स रह जाता है। तो क्या ये पिछले वाले आंसर से मैच कर रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जो आंसर पहले आया था वो ये इतना ही आंसर था, 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स पहले भी यही आया था और अभी भी यही आया। क्लियर होगी बात, तो बड़े सिंपल तरीके से लग गया। आपको कभी कभी ये चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा कि इस तरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी चीजें हम मैथ में बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी आप क्लास 12th में हैं तो आप अपना स्मार्ट लेवल थोड़ा शो कीजिए, स्मार्ट बनिए और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, हमने कहा था ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और, जो ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और ये लेक्चर हमारा हो जाएगा ओवर। बेटा मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग को जैसे आप कोचिंग में बैठ के पढ़ा करते थे वैसा ही फील हो आपको। फिजिक्स फील करने वाली चीज़ है भाई, फील किया कीजिए क्योंकि ये नेचर की चीज़ है। ठीक है ना। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस या नीट जैसे एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड या ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा और हो सकता है क्लास में आपके डेली पूछा ही जाता होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि देयर इज 2 बॉडीज। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। ठीक, इस पे चार्ज हम मान लेते हैं 10 कूलम और इस पे क्यू डैश कितना है ये हमको पता नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। और हमको गिवन क्या है, गिवन में हमको ये दिया गया है कि रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर सेम, रेडियस दोनों का क्या है सेम है, यानी रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर सेम एंड आइडेंटिकल इन नेचर। आइडेंटिकल इन नेचर, इस तरह का हमको क्वेश्चन दिया गया है और अब हमसे पूछ रहा है, ये चीज क्लियर हो गया कि आर दोनों में सेम है एंड आइडेंटिकल इन नेचर, नेचर में भी सेम है दोनों के दोनों। यानी हमारे पास क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू हर तरीके से बी से बराबर है, हर तरीके से, यानी क्या क्या होगा शेप साइज एंड नेचर। क्या आपको याद आ रहा है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्शन मेथड में ऐसा ही कुछ सीखा था, तो हम लोग देखते हैं यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच चार्ज, है ना। तो हमसे क्वेश्चन ये है हाउ मच चार्ज, हाउ मच फाइनल चार्ज on B and nature of charge, how much final charge and nature, ये भी लिख लीजिए और क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एंड नेचर, हाउ मच फाइनल चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन B। चलिए
अब क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे हमको लग रहा है। फिर से मैं बताता हूँ, ए और बी दोनों बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज का दोनों कंडक्टर्स का जो दोनों स्फीयर हैं, दोनों का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल इन नेचर है, और हमसे पूछा जा रहा है कितना लास्ट फाइनल चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन बी। फर्स्ट हमसे दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, बाय इंडक्शन मेथड यानी आप पहले इंडक्शन मेथड करेंगे, सेकेंड आपसे दिया गया है बाय कंडक्शन मेथड। नोट कर लिया आपने, इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम जरा इसे। फर्स्ट बाय इंडक्शन मेथड देखिए, अगर इंडक्शन मेथड से होता है तो क्या क्या होगा। इंडक्शन मेथड से हमने पढ़ा था कि अगर इस पे 10 कूलम चार्ज है, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इस पे साइन कैसा है, प्लस। तो इंडक्शन मेथड के लिए हमने आपसे फॉर्मूला दिया था कि Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस 1 बाय K। अब यहां पर हमको इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का K सेम है, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है, डाइलेक्ट्रिक भी सेम है, नेचर सेम होने का मतलब क्या है, अगर ये एल्युमिनियम है तो ये भी एल्युमिनियम का ही स्फीयर है, ये कॉपर है तो कॉपर है, आयरन है तो आयरन है। दैट्स क्लियर। शेप एंड साइज भी सेम है, तो जो ये प्लस चार्ज है, चलिए यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, आपको बस इसमें समझना है। तो ये कैसा चार्ज इस पे इंड्यूस करेगा, इसके फर्स्ट फेज पे उतना ही चार्ज, अप्रोक्सीमेटली हमने लिखा था ना, Q इज ग्रेटर इक्वल टू Q डैश, बट Q इज लेस इक्वल टू Q डैश, ये नहीं होगा, Q डैश ये नहीं होगा, ये सही है। Q बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर हर चीज से वो बराबर है, रेडियस सेम है, तो शेप एंड साइज भी सेम होगा। शेप एंड साइज दोनों का क्या होगा, सेम होगा, और नेचर भी दोनों का क्या है, सेम है। जब तीनों चीजें सेम है तो आपस में क्या होगा, जितना चार्ज इस पे हो उतना ही चार्ज -10 कूलम यहां पे अपीयर होगा। तो पहले का आंसर पता चल गया। बाय इंडक्शन मेथड चार्ज यानी Q लिखता हूं, Q इज इक्वल टू -10 कूलम। नेचर में कैसा है, अपोजिट है। नेचर हमसे पूछा गया है, नेचर में अपोजिट है बाय दिस फॉर्मूला। आपको पहले मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया इसके पिछले लेक्चर में, नहीं देखा तो उसको देखिए प्लीज। तो Q इज इक्वल टू -10 कूलम, ओके। और इसके अपोजिट पे क्या आ जाता था, +10 कूलम, जिसे कि हम अर्थिंग कर देते थे। तो ये सब का सब न्यूट्रलाइज हो जाता था। क्या हो जाता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर के इनको न्यूट्रलाइज कर देते थे। तो इस पे फाइनली लास्ट चार्ज क्या बचता था, -10 कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। ये सॉल्व हो गया। अब जरा कंडक्शन मेथड से देखिए। कंडक्शन मेथड से देखिए, कंडक्शन मेथड में क्या करना है। कंडक्शन मेथड में हमको पता है, कंडक्शन मेथड आपने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आपको सेम वही प्रोसेस, वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। कंडक्शन मेथड में हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी पे आपको समझा दूँ। आप इसको नोट कर चुके होंगे। इसको रहने देते हैं। कंडक्शन मेथड में देखिए फिर से, शेप, साइज और नेचर अगर हर चीज सेम है तो कंडक्शन मेथड में हम लोगों ने लिखा था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि Q डैश। देखिए पहले हम लोग इसको प्रोसेस को करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं। करने के लिए क्या है, इस पे पहले वायर कनेक्ट कीजिए। कंडक्शन मेथड में हमने बोला था कंडक्टिंग वायर से दोनों को टच करना है। तो यहां से कुछ चार्जेस क्या होंगे, इधर की तरफ जाएंगे, कुछ चार्जेस जाएंगे। अगर शेप, साइज, नेचर बिल्कुल सेम है तो ये बराबर हिस्से में आपस में डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +5 यहां हो जाएगा, +5 यहां हो जाएगा, विथ सेम नेचर। इसमें अपोजिट नेचर, सेम मैग्नीट्यूड, इसमें हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड बट सेम इन नेचर। कैसे, हमने देखा था ना कि अगर हम एक बॉडी को यहां से यहां, इस पे प्लस है,
टच करते हैं तो ये Q चार्ज और ये Q डैश चार्ज, अगर हमने टच किया तो ये इस पे से चार्ज उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ घट जाएगा और उधर जाएगा। अगर सेम नेचर, साइज और शेप का है तब बराबर बराबर हिस्सेदारी होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा था Q1 इज इक्वल टू Q डैश के बराबर होगा। अब ये Q1 और Q डैश किसके बराबर होंगे? Q1 और Q डैश होगा आपके इज इक्वल टू Q बाय 2 का। अब ये कैसे होगा? इसका कारण ये है कि शेप साइज ऑफ बोथ बॉडीज, शेप साइज ऑफ बोथ बॉडीज एंड नेचर सेम, ऑल्सो नेचर आर सेम। अगर ये सब चीजें सेम है तो ये किस तरह का आंसर देगा? इस तरह का होगा। यानी कंडक्शन मेथड से हमारा Q की वैल्यू क्या हो गया? Q डैश की वैल्यू क्या होगी? यहाँ Q डैश लिख लीजिएगा, Q बाय 2 यानी 10 बाय 2 यानी 5 कूलम विथ पॉजिटिव नेचर। यानी एक में आप नोटिस कीजिएगा आपको निगेटिव नेचर का है और एक में नोटिस कीजिए पॉजिटिव नेचर है। इंडक्शन और कंडक्शन मेथड से इस तरह के सवाल आते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है लेकिन कॉन्सेप्ट होता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का हिस्सा होता है। इन्हीं को कहा जाता है कि अगर आपने डीप नॉलेज किसी का किया है तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इतने आसान क्वेश्चन छूट जाएंगे कि आपको वापस आने पे बहुत दुख होगा कि यार इतना आसान चीज़ हमसे कैसे छूट गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इन माई रिटन सो प्लीज़ डोंट माइंड। और चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।